पॉइंट इधर है, उसकी इमेज 0 इधर होती है। इसके ऊपर 1 रेडियस की जो बॉल लूंगा मैं, उसकी जो इमेज बनेगी, ठीक है, 1 रेडियस की बॉल की जो इमेज बनेगी, उसके अंदर एक बॉल ढूंढनी है 0 सेंटर के ऊपर। 0 सेंटर के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो था मेरा टारगेट। उसके लिए कह रहा है कि 1 रेडियस की बॉल पे ढूंढना था अपने इमेज में। 1 पे नहीं शुरू करूंगा, पहला काम करूंगा मैं आधी रेडियस की बॉल के साथ। आधी रेडियस की जो बॉल होगी, उसकी जो इमेज होगी और उसका क्लोजर जो होगा, उसके अंदर कोई बॉल जरूर मिलेगी। सिर्फ इतना ही प्रूव करेंगे। चलो इसी को प्रूव करते हैं, बाद में सेकंड केस देखेंगे क्या है। कि आधी रेडियस की बॉल की इमेज के क्लोजर के अंदर कोई बॉल ढूंढनी है। उससे पहले ये दो बात और बता रहा है भाई। क्या क्या, अल्फा ए का क्या मतलब है और ए प्लस डब्ल्यू का क्या मतलब। अगर ये कोई सेट ए हो, ठीक है, उसका ये ए स्मॉल ए कोई पॉइंट है, इस पूरे ए में डब्ल्यू को ऐड करना, मुझे एक वेक्टर ऐड करना, तो ये पूरे का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। ए प्लस डब्ल्यू ये सेट बन जाएगा और ये वाला पॉइंट ए प्लस डब्ल्यू पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे दूसरा पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सब में डब्ल्यू 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 ऐड कर दिया। तो इस तरह से प्लस डब्ल्यू करने का मतलब हो गया शिफ्टिंग। कुछ शिफ्टिंग करना है, हर पॉइंट में डब्ल्यू ऐड कर दूं। अगर यहाँ 0 पॉइंट था तो 0 प्लस डब्ल्यू 0 डब्ल्यू पे चला गया, इधर माइनस डब्ल्यू था तो वो 0 पे चला गया। ऐसे ऐसे करके। चलो एक तो काम हो गया शिफ्टिंग। दूसरा है स्केलिंग। स्केलिंग क्या है भाई, अल्फा से मल्टीप्लाई करना। ये ए सेट था, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बड़ा हो गया। अगर अल्फा 2 था तो अल्फा एक से छोटा ले लूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोटा बन जाएगा। ठीक है, किसी सेट के हर एलिमेंट को अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, हर वेक्टर को। तो वो अगर अल्फा एक से बड़ा है तो एक्सपेंड हो जाएगा, एक से छोटा है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन दो ऑपरेशंस का बार बार यूज करेंगे। अब यहां से आ जाओ भाई शुरू। इस प्रूफ, पहला प्रूफ शुरू करता हूं। पहला प्रूफ में करना था आधी रेडियस की बॉल का क्लोजर में एक बॉल ढूंढनी थी। तो B1 से शुरू किया मैंने। B1 इज वो आधी रेडियस की बॉल है कोई। अब आधी रेडियस की बॉल को भी, कितनी छोटी बॉल हो, मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 रेडियस की बॉल बन जाएगी। वो 100 से कर दूंगा 50 रेडियस की बॉल बन जाएगी। ठीक है, एक्सपेंड हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा। और ऐसे मैं इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई करता जाऊंगा तो मैं पूरे स्पेस को कवर कर पाऊंगा फिर। तो इसलिए इसने लिख दिया कि पूरा स्पेस कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ के टाइम्स आधी रेडियस की बॉल। के को 1 से इन्फिनिटी तक वेरी करता रहूं, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसे करता रहूंगा। तो बॉल एक्सपेंड करती करती इन्फिनिटी तक जब कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो पूरे एक्स को कवर कर लेगी। पहला बात तो ये भी ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे। सिंस टी इज सर्जेक्टिव, जो क्वेश्चन गिवन था उसमें गिवन था कि ये जो था मेरा टी मैप, ये ऑन टू मैप है। एक्स से वाई के ऊपर ऑन टू मैप गिवन है। ये स्टेटमेंट में भी गिवन है, ओपन मैपिंग में भी और इस लेमा में भी। ऑन टू सर्जेक्टिव मैप है तो कोई इमेज खाली नहीं रहेगी। इसका टी ऑफ एक्स जो है मेरा पूरा वाई के इक्वल हो जाएगा। और क्योंकि एक्स इसके इक्वल है तो दिस इज टी ऑफ दिस यूनियन, ये यूनियन पुट कर दिया। और टी लीनियर है तो टी अंदर चला जाएगा, के टी इधर आ जाएगा और के स्केलर भी बाहर चला जाएगा। दिस इज के टाइम्स टी ऑफ B1। यानी कि अगर x को तुम B1 के मल्टीपल से कवर करा सकते हैं तो y को भी t ऑफ B1 के मल्टीपल से कवर करा सकते हैं हम। t ऑफ B1 के मल्टीपल से उसकी जो इमेज है वो कोई ना कोई बॉल बनेगी। बॉल बनेगी कि क्या बनेगी पता नहीं क्या बनेगी, लेकिन उसको k से मल्टीप्लाई कर करके एक्सपेंड कर दूंगा तो मेरा पूरा y कवर हो जाएगा। और अब इसने ले लिया इसको क्लोजर भी। क्लोजर भी ले लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से ही y के इक्वल था। दोनों तरफ क्लोजर लूंगा तो y क्लोजर इज सेम एज y। तो y क्लोजर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन गिवन है कि x और y दोनों बनाक स्पेस हैं तो y कंप्लीट गिवन है, बनाक स्पेस गिवन स्टेटमेंट में। और y को मैंने काउंटेबल यूनियन में लिख दिया। तो बेयर कैटेगरी थ्योरम कहेगी कि इनमें से एटलीस्ट एक तो के अंदर बॉल जरूर होगी। के टी बी नॉट के अंदर कोई ना कोई बॉल जरूर होगी भाई, किसी ना किसी के, फॉर सम के लिए। ठीक है, दिस कंटेन सम बॉल के। और जो भी बॉल के टी B1 में है उसको के से भाग कर दूंगा, उस बॉल को भी 1/k से मल्टीप्लाई कर दूंगा और छोटी कर दूंगा तो वो मेरी TB1 के क्लोजर में आ जाएगी, TB1 के क्लोजर में। ठीक है, जैसे एक्सपेंड करके बड़े में
एक्सपेंड कर रहा था, अब मैं 1/k से मल्टीप्लाई करके दोनों को छोटा कर लिया मैंने कि भाई एक बॉल मिल रही है, एक बॉल मिल रही है आपको k टाइम्स टी ऑफ बी वन के क्लोजर में, टी ऑफ बी वन के क्लोजर में इसमें मिल रही है। तो दोनों को 1/k से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी और इधर भी, तो एक बॉल मिल जाएगी आपको। ये कोई छोटी रेडियस की हो जाएगी, 1/k करने से भी वो बॉल ही रहेगी। एक छोटी बॉल मिल जाएगी छोटी रेडियस की, रेडियस का 1/k टाइम हो जाएगा कंटेन्ड इन, इस के से ये के कट के टी बी क्लोजर में। ठीक है, तो पहला टारगेट अपना यही था, पहला ए केस कि टी बी वन जो है मेरा, बी वन की जो इमेज बनेगी टी बी वन, उसके क्लोजर में कोई बॉल ढूंढनी थी। तो बॉल तो मिल गई, उस बॉल का नाम दे दिया बी स्टार, और उसकी रेडियस जो कि मैंने एप्सिलॉन रेडियस मान ली। ठीक है, ये कोई भी बॉल मिल रही इसकी एप्सिलॉन रेडियस की, और वाई नॉट पॉइंट पर, किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर ये बॉल है, वाई नॉट फॉर सम एप्सिलॉन, ये वाली बॉल टी बी वन के क्लोजर में चली गई। क्लियर है भाई ये बात, पहला पॉइंट खत्म। अब पहले पॉइंट में ही लिख रहा है एक और लाइन बस कि इस बॉल के हर पॉइंट में से वाई नॉट घटा दूं मैं। ठीक है, ये बॉल थी मेरी वाई नॉट सेंटर एप्सिलॉन रेडियस वाई नॉट सेंटर पे, इन सब में से वाई नॉट घटा दूंगा तो ये शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। हमने ऊपर बोला था प्लस करना और माइनस करना है शिफ्टिंग, सब पॉइंट्स में से वाई नॉट घट जाएगा, वाई नॉट में से वाई नॉट घटेगा तो 0 पे पहुंच जाएगा ये, लेकिन रेडियस सेम ही रहेगा। ये बॉल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 0 सेंटर एप्सिलॉन रेडियस पे, और वो मेरी इस सेट में से, ठीक है, इधर भी वाई नॉट घटाया तो इसमें से भी वाई नॉट घटा देंगे, टी बी वन क्लोजर में से वाई नॉट घटा दिया, इस बॉल में से वाई नॉट घटा दिया। दिस थिंग इज सिंस बी वाज कंटेन्ड इन दिस माइनस वाई नॉट इज कंटेन्ड इन माइनस वाई नॉट, और माइनस वाई नॉट करने पर 0 सेंटर के साथ बन जाती है। चलो अब दूसरा केस देखते हैं भाई, दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में कह रहा था कि आधी रेडियस को छोड़ दो, कोई भी रेडियस ले लूंगा 1/2 की पावर n जैसी, और उसके क्लोजर में, उसकी इमेज के क्लोजर में, ठीक है, ये टी ऑफ बी एन का क्लोजर ले रखा है, इमेज का क्लोजर के अंदर भी बॉल मिलेगी, और नॉट ओनली आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, वो 0 पॉइंट पर बॉल मिलेगी, 0 पॉइंट पर ढूंढना है। अब थोड़ा सा और उसको इम्प्रोवाइज कर रहा है कि भाई अभी तो तुमने आधी रेडियस की बॉल की इमेज के क्लोजर में बॉल ढूंढी है, अब ढूंढेंगे हम किसी भी 1/2 की पावर n रेडियस की बॉल सेंटर 0, इसकी इमेज के क्लोजर के अंदर एक बॉल ढूंढनी है जिसका सेंटर 0 होगा, 0 सेंटर पे। तो शुरू करते हैं इस काम को। क्योंकि बी स्टार माइनस वाई नॉट टी बी नॉट के क्लोजर में कंटेंट है, अच्छा नहीं नहीं, ये तो प्रूव करना है पहले, 0 1 रेडियस वाली के अंदर है दिस, ये प्रूव करना फॉर ऑल एन, ऑल एन, एन को 0 लेके चल रहा है पहले, पहले मैं प्रूव करूंगा कि दिस, ठीक है, ये जो एन था इसको 0 कर दूंगा मैं 1/2 की पावर 0, जो कि 1 बन जाएगा। 1 रेडियस वाली बॉल के क्लोजर, इमेज के क्लोजर, इसके अंदर एक बॉल ढूंढूंगा मैं। तो बॉल क्या ढूंढनी है, यही बॉल को प्रूव करेगा कि ये जो बॉल पीछे मिली थी आपको एप्सिलॉन रेडियस वाली, ये बॉल मेरी बी नॉट के ऊपर, तो उसके लिए प्रूव करेगा कि इस बड़े वाले को, क्योंकि ये इसमें कंटेंट है, इसको ही प्रूव कर दूं मैं टी ऑफ बी नॉट के क्लोजर के अंदर प्रूव कर दूं, देन इट इज सुफिशिएंट। तो ये बॉल मेरी 1 रेडियस वाली बॉल के इमेज के क्लोजर में चली जाएगी। फिर एक बॉल इसमें मिल गई तो कंप्रेस कर लूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 की पावर n से इसी बॉल को, इस बॉल को, ठीक है, सिर्फ 1 रेडियस वाले में ढूंढ रहा है पहले। फिर जब कहेगा कि भाई तुमने अगर ढूंढना है बी एन में, जिसमें मेरी रेडियस 1/2 की पावर n हो जाती है, तो इस बॉल का को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2 की पावर n से इसी बॉल को, तो ये छोटी बॉल बन जाएगी। ये सेट भी कंप्रेस हो जाएगा इस रेडियस से, 1 रेडियस का सेट था, 1 रेडियस का 0 सेंटर पे, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1/2 की पावर n रेडियस की बॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो पहले से बॉल मिल रही थी एक बी, वो भी छोटी होके
उस छोटे वाले बॉक्स के अंदर आ जाएगी। तो ऐसे सभी के लिए प्रूव हो जाएगा, सिर्फ 1 के लिए एक बॉल ढूंढ दें, बाकी छोटी रेडियस वाली में बॉल को भी उतने ही फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और 1 रेडियस वाली बॉल को भी सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, कंटेन्ड बॉल मिल जाएगी फिर। तो आवर टारगेट इज टू फाइंड नाउ दिस बी नॉट जो है, ये बी नॉट 1 रेडियस की बॉल है भाई, बी नॉट इज ऑफ रेडियस 1, क्योंकि इसमें n की जगह पे 0 पुट करूंगा तो 2 की पावर 0 1 रेडियस की बॉल बन जाएगा। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो कह रहा है कि ये प्रूव करने के लिए मैं ये वाला चीज प्रूव कर दूं, टी बी वन के क्लोजर माइनस वाई नॉट इज कंटेन्ड इन दिस। तो ये प्रूव करेंगे। ये प्रूव कैसे होगा, बिकॉज समथिंग इज सबसेट ऑफ दिस, यहाँ का आर्बिट्रेरी पॉइंट लूंगा मैं, इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट, लेट वाई इज आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ दिस सेट। अब इस सेट का आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो वाई नॉट को उधर ले जाके ऐड कर दूं मैं, वो मेरा टी बी वन के क्लोजर में चला जाएगा, वाई प्लस वाई नॉट। और जबकि ये वाई नॉट तो पहले से ही टी बी वन के क्लोजर में था। वाई नॉट क्यों था टी बी वन के क्लोजर में, क्योंकि वाई नॉट इस बॉल का सेंटर था, इस बॉल का सेंटर है जो कि टी बी वन के क्लोजर में ढूंढी थी, वाई नॉट को सेंटर मानना था। ये पूरी बॉल इसमें है तो ये सेंटर इज आल्सो इन टी बी वन क्लोजर। तो वहां से कह रहा है वाई नॉट वाज आल्सो देयर, वाई प्लस वाई नॉट इज आल्सो देयर। कहाँ, टी बी वन के क्लोजर में, मतलब कि बी नॉट में लेके जाना है, आधी रेडियस वाले के अंदर तो है ये वाई नॉट और वाई प्लस वाई नॉट दोनों। ठीक है, टी बी वन में। तो अगर कोई सेट, कोई एलिमेंट किसी सेट के क्लोजर में होता है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर एक सीक्वेंस मिलेगी जो इस एक्स को कन्वर्ट करेगी। तो यहां से बोल सकता हूं मैं टी बी वन के अंदर एक सीक्वेंस मिलेगी जो वाई नोट को कन्वर्ट करेगी, वो तो मान ली मैंने ये सीक्वेंस। और ऐसे ही एक सीक्वेंस टी बी वन में एक और मिलेगी जो वाई प्लस वाई नोट को कन्वर्ट करेगी, वो ये मान ली मैंने वाई प्लस वाई नोट को कन्वर्ट करेगी। ये यू वन और वी एन दोनों के दोनों टी बी वन में है, u1 एंड vn दोनों टी बी वन के अंदर है। अब टी ऑफ समथिंग में है, इमेज में है, तो इस b1 के अंदर w1 और b1 के अंदर ही zn मिलेंगे, ये b1 के अंदर मिलेंगे, आधी रेडियस की बॉल के अंदर मिलेंगे, जिनकी इमेज कन्वर्ज कर रही है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। आधी रेडियस की बॉल के अंदर है ये w1 और zn पूरी सीक्वेंस, जिस पर टी लगने पर यू एन वी एन बन रहा है और वो वाई नोट और वाई प्लस वाई नोट को कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारा टारगेट है वाई को प्रूव करना, इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, इसमें प्रूव करना 1 रेडियस की बॉल के क्लोजर में रहेगा वाई आर्बिट्रेरी पॉइंट, इसलिए ये पूरा सेट इसमें चला जाएगा और ये वाली बॉल इस सेट के अंदर रहती है, तो वो इसमें प्रूव हो जाएगी फिर। ठीक है, पिछले पार्ट से। तो ठीक है, ये दोनों पॉइंट मेरे आधी रेडियस की बॉल में मिल गए। तो डब्ल्यू एन माइनस जेड एन जो पॉइंट होगा उसकी लेंथ देख रहा हूँ, उसकी लेंथ कितनी होगी, ये मेरे, ये दोनों तो 0 सेंटर से 1/2 रेडियस की बॉल के अंदर मिल गए, जेड एन बी और डब्ल्यू एन बी, और इनका डिफरेंस जो कि लेस होगा दिस प्लस दिस से। ठीक है, वही एक्स माइनस वाई का नॉर्म लेस देन नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई, और ये भी मेरा आधा से कम है, दिस इज आल्सो लेस देन हाफ, तो दोनों का सम लेस देन 1 हो जाएगा, यानी कि दिस डब्ल्यू एन माइनस जेड एन की 0 से दूरी 1 से कम होगी। 1 दूरी तक के सारे पॉइंट्स के सेट को बी वन बोलते थे, बी नोट बोलते थे। बी नोट वाज 1 रेडियस की बॉल, 0 सेंटर पे 1 रेडियस की बॉल, 1 रेडियस की बॉल। और ये जेड डब्ल्यू एन माइनस जेड एन जो पॉइंट है वो लेस देन 1 रेडियस, लेस देन 1 नॉर्म होंगी, तो इस बॉल के अंदर बी नोट बॉल के अंदर रहेंगे, ये बी वन था। ठीक है, ये सारे पॉइंट बी नोट में मिल गई है डिफरेंस, और उसकी टी लगाऊंगा उसके ऊपर टी, तो वो बन गया मेरा टी ऑफ डब्ल्यू एन माइनस टी ऑफ जेड एन, जो कि टी ऑफ डब्ल्यू एन मेरा कन्वर्ज कर रहा था वाई प्लस वाई नोट को, ये कन्वर्ज कर रहा था वाई प्लस वाई नोट को, माइनस ये वाला कन्वर्ज कर रहा है वाई नोट को, तो ये कट जाएगा वाई नोट, ये मेरा इसका डिफरेंस कन्वर्ज कर जाएगा वाई को। ठीक है, तो ये मैंने बी नोट के अंदर एक सीक्वेंस मिल गई मुझे डब्ल्यू एन माइनस जेड एन जो वाई को कन्वर्ज कर रही है, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू वाई, तो इसका मतलब वाई मेरा बी नोट के क्लोजर में है, यही प्रूव करना था मुझे, इसका आर्बिट्ररी पॉइंट टी ऑफ बी नोट के क्लोजर में है, टी ऑफ बी नोट के क्लोजर में।
ठीक है, टी ऑफ दिस यहाँ पे जा रहा है इसलिए, तो इसलिए वाई मेरा टी ऑफ बी नोट के क्लोजर में, तो पूरे का पूरा सेट इसमें कंटेन हो जाएगा, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी पॉइंट था, ये आर्बिट्रेरी था तो सारा का सारा उसमें चला गया, ये प्रूव कर दिया हमने, और ये बॉल इसमें चली गई टी बी नोट में। अब वही वाली बात भी, अगर बी एन में लेके जाना है तो दोनों तरफ 1/2 की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 की पावर एन से, ये 1/2 की पावर एन अंदर चला जाएगा टी के, और ये रेडियस पे चला जाएगा, रेडियस एप्सिलॉन अपॉन 2 की पावर एन टी बी, ठीक है, टी बी नोट 1/2 बी नोट जो है वो मेरा बी एन के इक्वल है, जीरो सेंटर पे 1/2 की पावर एन रेडियस की बॉल, तो वो इसके अंदर हमने सभी टी बी एन के क्लोजर्स में जीरो सेंटर के ऊपर बॉल ढूंढ पाए, क्लोजर के अंदर ढूंढ पाए, लेकिन अपना टारगेट अब थर्ड जो पार्ट है वो कह रहा है कि क्लोजर को भी छोड़ दो, टी ऑफ बी नोट 1 रेडियस वाली बॉल की जो इमेज है उसके अंदर भी एक बॉल मिलेगी जीरो सेंटर पे, ये और प्रूव करना थर्ड पार्ट में, ठीक है। सेकंड और थर्ड थर्ड पार्ट में करना टी ऑफ बी नॉट कंटेन ए ओपन बॉल अबाउट जीरो, ऊपर प्रूव किया था इनका क्लोजर कंटेन्स ओपन बॉल अबाउट जीरो, अब क्लोजर को हटाना है टी बी नोट, ठीक है, तो 1 रेडियस वाली बॉल की इमेज के अंदर तो जीरो इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, फिर वो भी आसान है प्रूव करना। 50 होगी, टाइम बहुत लग रहा है, आप इसको देख लेना, दैट उससे क्या होगा, टी ऑफ बी नोट के अंदर एक बॉल ढूंढनी है, अभी टी ऑफ बी नोट के अंदर एक बॉल तो ढूंढी थी हमने, जीरो सेंटर एप्सिलॉन रेडियस वाली बॉल ढूंढी थी टी बी नोट के क्लोजर के अंदर, अब कह रहा है इस एप्सिलॉन से आधा ले लो, अब आधी रेडियस कर दी, ये वाली जो बॉल है इसको V1 नाम दिया, ये मेरी टी ऑफ बी नोट में जरूर मिल जाएगी, टी ऑफ बी नोट में, क्लोजर के अंदर तो एप्सिलॉन रेडियस की मिल रही थी, आधी रेडियस की क्लेम कर रहे हैं कि वो टी बी नोट में मिल जाएगी, ये प्रूव करना है। टी बी नोट में ये बॉल कब जाएगी, ये बॉल इसमें, क्योंकि जब इसका आर्बिट्ररी पॉइंट लेके चलोगे, लेट वाई इज आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ दिस बॉल, और लास्ट में प्रूव कर दूं कि दिस वाई इज इन इमेज ऑफ टी बी नोट, ये प्रूव कर दूं टी ऑफ बी नोट में, ये प्रूव कर देंगे, ठीक है। टी ऑफ बी नोट में कब जाएगा, आसान है प्रूफ, प्रूफ देख लेते हैं, कोई नहीं, जल्दी जल्दी। आवाज सुन रही है क्या तुम लोगों को? यस सर। चलो फिर ठीक है। अगर वी नोट V1 से कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लिया, इसका मतलब उसकी दूरी इस y का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 जरूर है, क्योंकि ये इस बॉल के अंदर है y पॉइंट, एप्सिलॉन बाई 2 रेडियस वाले के अंदर है, तो इस y का नॉर्म मेरा पक्का लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 जरूर है। फर्दर जो अभी अभी ये प्रूव किया था, ये वाली चीज क्लोजर के अंदर तो जरूर है, तो जब एप्सिलॉन बाई 2 वाली, ठीक है, ये n की जगह 1 कर दूंगा मैं, n इज 1, n इज 1, तो एप्सिलॉन बाई 2 रेडियस की बॉल होगी, जो V1 थी वही बॉल बन गई, ये मेरा n को 1 कर दूं, TB1 के क्लोजर में जरूर है ये पॉइंट, ठीक है, दिस V1 वाज कंटेन्ड इन TB1 के क्लोजर में, ये ऊपर प्रूव किया था हमने, Vn इज कंटेन्ड इन TBN के क्लोजर में, तो V1 इज कंटेन्ड इन TB1 के क्लोजर में, इतना तो जरूर था पिछले पार्ट से, तो इसका मतलब हुआ देन देयर मस्ट बी ए वेक्टर, इसके अंदर एक वेक्टर मिलेगा जो कि आर्बिट्ररी क्लोज होगा y को। अच्छा, ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यूज कर रहा है अब जैसे पहले तो हमने ये यूज किया था, अगर x बिलोंग्स टू ए क्लोजर है तो a के अंदर एक सीक्वेंस मिलेगी जो a को x को कन्वर्ट करेगी, ऐसा पिछले पार्ट में यूज किया था। अभी कह रहा है जो सीक्वेंस जो मिल रही है इस x को कन्वर्ट करेगी, मतलब उस सीक्वेंस के पॉइंट आर्बिट्ररी क्लोज टू x जाएंगे, तभी कन्वर्ट करते, कन्वर्ट का मतलब यही है, आर्बिट्ररी क्लोज टू x जाएंगे a के पॉइंट, तो a में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर है जो इस x के आर्बिट्ररी क्लोज है, वहां से तो सीक्वेंस की ऑलमोस्ट ऑल टर्म्स इसके आर्बिट्ररी क्लोज जाएंगी, पर सिर्फ एक पॉइंट की गारंटी तो पक्की ले सकते हैं, सिर्फ वो वाला, वो यहाँ पे कह रहा है कि सिंस y बिलोंग्स टू TB1 क्लोजर, तो TB1 के अंदर कोई एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा v
जिसकी दूरी इस y से आर्बिट्ररी स्मॉल है, मैंने ले लिया एप्सिलॉन बाई 4, एप्सिलॉन बाई 4 है। सिंस v इज इन टी b1, v इज इन टी b1, तो b1 के अंदर कोई पॉइंट मिलेगा x1 जिस पर t लगाऊंगा तो वो इक्वल टू v बन जाएगा। ठीक है, y t b1 में था तो इस y को लिख दिया मैंने v को लिख दिया t ऑफ x1। तो यहां से पूरे इससे कि y टी b1 के क्लोजर में है, तो टी b1 में कोई पॉइंट मिलेगा जो y के आर्बिट्री क्लोज है, उसको v मान लिया। और क्योंकि ये y अब v पॉइंट टी b1 में है तो b1 के अंदर x1 पॉइंट होगा जो v इज इक्वल टू टी x1 होगा। ठीक है, तो इसी काम को बार बार रिपीट करते रहेंगे। अभी क्या प्रूव किया हमने, अगर y मेरा टी b1 के क्लोजर में है तो इसका मतलब कोई x1 मिलेगा मुझे b1 में सच दैट y माइनस टी ऑफ x1 का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन बाई 4, लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 होगा। ठीक है भाई, ये अब कह रहा है कि व्हाट इज y माइनस टी x1, y माइनस टी x1 जब इसकी लेंथ लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 है तो ये तो इस बॉल में चला गया, b2 बॉल में। b2 बॉल होती थी b बॉल 0 सेंटर 1/4 रेडियस की बॉल, एप्सिलॉन बाई 4 रेडियस की बोल, एप्सिलॉन बाई 4 रेडियस की, तो उसके अंदर चला गया ये वाला पॉइंट y माइनस टी x1। ठीक है, v2 ये थी मेरी v2 बोल, v2 0 सेंटर एप्सिलॉन बाई 2 की पावर 2 रेडियस, और वो फिर फर्दर कंटेन्ड है t ऑफ b2 के क्लोजर में, 1/4 रेडियस की बॉल के क्लोजर में जरूर कंटेन्ड है ये वाला पॉइंट। फिर से मैं कहूंगा कि इसके अंदर एक पॉइंट मिलेगा जो इस y माइनस टी x1 के नजदीक है, और उस पॉइंट को मैंने x2 बोल दूंगा अब। ठीक है, ये मिल गया मुझे v2 के अंदर, ये इसके अंदर, अब v2 के अंदर एक पॉइंट मिलेगा x2 सच दैट y माइनस टी x1 और t ऑफ x2 आर्बिट्ररी क्लोज होंगे, वो क्लोजनेस ले लिया एप्सिलॉन बाई 8। अब यहां से इस पूरे वेक्टर को y माइनस दिस, इसको कहेगा कि लेस देन एप्सिलॉन बाई 8 है तो ये v3 बॉल में होगा, vn जो करी थी, और वो t b3 क्लोजर में है तो फिर से b3 के अंदर पॉइंट मिलेगा x3 सच दैट t ऑफ x3 इस पॉइंट के आर्बिट्री क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही मैं एक सीक्वेंस ढूंढ लूंगा, ये x1 x2 x3 जहां पे xi मेरा bi में है और उसकी नॉर्म मेरी पक्का लेस देन 1/2 की पावर i है, क्योंकि bi बॉल 1/2 की पावर i रेडियस की थी। ठीक है, ये xi, ऐसी एक सीक्वेंस ढूंढ ली, और वो धीरे धीरे दिस थिंग इज बिकमिंग लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये ऐसे x1 x2 xn एक सीक्वेंस ढूंढ ली मैंने, y माइनस इन सब का समेशन करता जाऊंगा, वो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 की पावर n+1 आ जाएगा। और अब देखो, अब दिस थिंग टेंड्स टू 0 है, when n tends to infinity right hand side tends to 0, और ये नॉर्म पॉजिटिव ही रहेगा, तो n टेंडिंग टू infinity कर दूंगा तो y दिस समेशन बिकम्स इक्वल टू y। ठीक है, ये t ऑफ x के सीक्वेंस अप टू इन्फिनिटी जब लगा दूंगा तो वो y को कन्वर्ट कर जाएगी। तो क्योंकि मेरा टारगेट था ये आर्बिट्ररी y जो v1 में लेके चले थे हम, इस y को इधर प्रूव करने का, और अभी आ गया कि y तो मेरा ये इनफाइनाइट सीरीज के इक्वल है, x के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये इसके इक्वल हो जाएगा y। तो जब इस n को इन्फिनिटी कर दूंगा मैं t ऑफ x के, ये y के इक्वल आ जाएगा। तो मैं इस समेशन दिस थिंग को दिखा दूं कि ये मेरा t ऑफ b नॉट में है, ये दिखा दूं समेशन ऑफ दिस थिंग इज बिलोंग्स टू टी ऑफ बी नोट, तो y मेरा जो कि इसके इक्वल है वो टी बी नोट में चला जाएगा। ठीक है भाई, ये समेशन ऑफ दिस, और समेशन टी ऑफ एक्स के इज इक्वल टू, ये टी सब में से बाहर आ जाएगा, टी ऑफ समेशन एक्स के, लीनियरिटी की वजह से ऐसे लिख सकता हूँ टी ऑफ एक्स के, और ये टी ऑफ दिस टी ऑफ बी नोट में कब जाएगा, जब समेशन एक्स के बी नोट में हो, समेशन एक्स के अगर बी नोट में बिलोंग करता हो तब चला जाएगा, टी ऑफ दिस टी ऑफ बी नोट में चला जाएगा। समेशन, अब बी नोट क्या था मेरा, 0 सेंटर पे 1 रेडियस की बॉल, तो ये जो समेशन एक्स के है इसका नॉर्म, समेशन एक्स के का नॉर्म, नॉर्म ऑफ समेशन एक्स के
ये मैं लेस देन 1 दिखा दूं, उसकी लेंथ लेस देन 1 दिखा दूं कि 0 सेंटर से 1 रेडियस के, और ये के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी एक्स के का दिस सम इज लेस देन 1 दिखा दे। सिंस दिस सम नॉर्म को अंदर लेके जाऊंगा तो लेस हो जाएगा समेशन नॉर्म ऑफ एक्स के से, ठीक है, नॉर्म अंदर चला जाएगा। और एक्स के का नॉर्म, क्योंकि एक्स के मेरे सारे ऊपर लिखा था हमने, ये एक्स आई सारे 1/2 की पावर आई से आ रही हैं, तो दिस सम इज लेस देन समेशन 1/2 की पावर आई, जहां पे आई मेरा 1 टू इन्फिनिटी है, और ये सम इक्वल टू 1 होता है। ये जीपी बन गया अब, जिसकी पहली टर्म है 1/2, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस दिस, ये वाला सम, दिस सम इज इक्वल टू 1। ये सम 1 के इक्वल है, इसलिए दिस थिंग समेशन एक्स के बिलोंग्स टू बी नोट। ठीक है भाई, ऐसे करके प्रूव कर लिया। अब तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब ओपन मैपिंग थ्योरम प्रूव करेंगे। ओपन मैपिंग थ्योरम ये अब आप अपने आप देखोगे, बहुत ही आसान काम बच गया। अब एक बार मैं रिपीट करता हूं, क्या प्रूव कर लिया और क्या प्रूव करना है। ओपन मैपिंग थ्योरम कह रही थी, अगर टी कोई मैप है एक्स से वाई पे जो कि बाउंडेड है, लीनियर है, बाउंडेड लीनियर मैप है, जहां पे एक्स और वाई दोनों बनाक स्पेस हैं, देन टी इज ओपन मैप। ये प्रूव करना था कि ओपन टी इज ओपन मैप। ओपन मैप होता था कि एक्स के अंदर ओपन सेट ए लो तो टी ऑफ ए जो होगा वो ओपन इन वाई होना चाहिए, ये ओपन इन एक्स लूंगा तो। ये प्रूव करना है, बाउंडेड गिवन हो तो एक एक्स के अंदर से ओपन सेट लेंगे, वाई के अंदर उसकी इमेज को ओपन प्रूव करना है। अभी प्रूव क्या किया है, थर्ड पार्ट में जो प्रूव किया था वो ये किया कि अगर ये सेम कंडीशंस टी एक्स से वाई है, बाउंडेड है, ये बनाक स्पेस है, इन दैट केस सभी ओपन सेट्स का तो पता नहीं है, ऑल ओपन के लिए प्रूव करना था। लेकिन अगर मैं बी नोट लूंगा जो कि मेरी बॉल है 0 सेंटर पे 1 रेडियस की बॉल, एक्स के अंदर ये बॉल लूंगा, और इसकी इमेज जो कि टी ऑफ बी नोट है वो वाई के अंदर इसकी इमेज चलेगी, उसको ओपन प्रूव करना था। ओपन प्रूव करने की बजाय हमने प्रूव किया कि 0 इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ, 0 के ऊपर एक बॉल मिलेगी जो इसमें कंटेंट होगी, जिसको हमने, ठीक है, उसको V1 जो लिखा था, V1 एक बॉल होगी बी 0 सेंटर 1/2 रेडियस की बॉल, 1/2 रेडियस की बॉल, ये वाली इसके अंदर कंटेंट होगी। ये प्रूव कर दिया हमने पार्ट सी में अभी कि 1 रेडियस वाली बॉल की इमेज 0 इज इंटीरियर पॉइंट। अब कोई भी पॉइंट, सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट दिखाने पड़ेंगे तभी ये ओपन होएगा, पहले बात तो भी, देन दिस थिंग इज ओपन। तो फिर तब मैं प्रूव हो जाएगा अपना कि फॉर ऑल ए टी ऑफ ए ओपन, पता नहीं, अगर ए मेरा 0 सेंटर 1 रेडियस की बॉल है तब तो उसकी इमेज ओपन है, तब तो टी ऑफ ए ओपन है। ये पिछले पार्ट में प्रूव हो गया। अब आर्बिट्रेरी ए के लिए करना है, जो मर्जी ए लो उसको इस 0 1 पे कन्वर्ट कर दो, जो मर्जी ओपन सेट ए गिवन हो उसको ठोक पीट के का मतलब क्या है, या तो उसको स्केलर मल्टीप्लाई करके या फिर उसमें ओमेगा ऐड करके इधर उधर शिफ्ट करके उस बॉल, कोई भी बॉल लेके चलूंगा उसको शिफ्ट कर लूंगा, उसको पहले तो 1 रेडियस की बनाऊंगा, सुफिशियंट मल्टीप्लाई करके कोई भी ओपन सेट लेके चला, ठीक है, ओपन सेट एक एक्स के अंदर लेके चला, उसकी इमेज को ओपन दिखाना मुझे, तो मैं इस ए को एक्सपेंड करके लेके जाऊंगा पहले इस बॉल पे, उसकी इमेज के अंदर बॉल जरूर मिलती है तो वो वाली टी ऑफ ए के अंदर चली जाएगी। ऐसा ऐसा प्रूव करेंगे, ठीक है भाई, यहां से प्रूव करते हैं कि ओपन सेट्स की इमेज ओपन होगी। हमने प्रूव करना है कि वेन एवर ए इज ओपन, ए इज ओपन इन एक्स, टी ऑफ ए इज ओपन इन वाई, ये प्रूव करना है। और ओपन इन वाई का मतलब क्या होता है, एवरी पॉइंट इज इंटीरियर पॉइंट। उसके लिए प्रूव करूंगा मैं टी ऑफ ए का जो मर्जी पॉइंट लो वाई, उस वो वाई मेरा इंटीरियर पॉइंट होगा, यानी वाई के ऊपर एक बॉल मिलेगी जो कि टी ऑफ ए में प्रॉपरली कंटेन्ड होगी। टी ऑफ ए कंटेन करेगा एक ओपन बॉल एट वाई,
ठीक है, तो ये प्रूव करना है। ये x है, ये y है, इधर कोई सेट a ओपन लेके चला, ये उसकी इमेज बन गई मेरी। दिस इज टी ऑफ ए। टी ऑफ ए का जो मर्जी पॉइंट लो y, इस y के ऊपर एक बॉल ढूंढ के दिखानी है जो मेरी टी ऑफ ए के अंदर कंटेन रहेगी बॉल। इसलिए ये पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, और क्योंकि ये पॉइंट आर्बिट्री लिया था तो हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट टी ऑफ ए का, और इसलिए टी ऑफ ए इज ओपन। तो कोई आर्बिट्री पॉइंट लेके चलना है यहाँ पे y। तो अगर y इसमें ये इसका सेंटर जो है वो पॉइंट अगर y है, तो इधर कोई ना कोई x रहा होगा जिसकी इमेज y के इक्वल थी। ठीक है, ऐसा कोई x जरूर रहा होगा। तो y इक्वल टू 2x ले लिया, टी ऑफ एक्स ले लिया y। और क्योंकि a ओपन है, ये सेट ओपन था, तो इस x के ऊपर एक बॉल जरूर मिलेगी जो a के अंदर कंटेन्ड होगी। तो वो इट कंटेन्स ए ओपन बॉल विद सेंटर एक्स, एक्स के ऊपर एक सेंटर लेके एक बॉल मिलेगी ए के अंदर। उस बॉल में से एक्स को घटा दिया, अब जीरो पे लेके जा रहा हूं उसको, एक्स घटा दिया, सेंटर घटा दिया, तो एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा। ये वाली बॉल बन गई अब जीरो के ऊपर। ए माइनस एक्स, ये जो बॉल मिलेगी उसमें से भी एक्स घटा देंगे पूरे में से, दैट कंटेन्स ए ओपन बॉल विद सेंटर जीरो। और फिर उसकी रेडियस को एडजस्ट करना, उसकी जो भी रेडियस है आर, उसको 1/r से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब वो 1 रेडियस की भी बन जाएगी। और 1 रेडियस के लिए पिछले लेमा हमने कर लिया कि 1 रेडियस की जो इमेज बनेगी, अब ये जो बॉल बन गई मेरी, ये के से मल्टीप्लाई करके इसकी जो इमेज बनेगी, ये दिस इमेज जो कि इक्वल टू दिस है, इसके अंदर एक जीरो सेंटर के ऊपर एक बॉल मिल जाएगी। अब वो जो जीरो सेंटर पे बॉल मिल गई उसको 1/k से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, वो टी ए माइनस टी एक्स में मिल जाएगी एक बॉल। उसमें टी एक्स हर जगह ऐड कर दूंगा तो वो टी ए में मिल जाएगी। अब ठीक है, वापिस से एक बार मल्टीप्लाई किया था, शिफ्ट किया था, मल्टीप्लाई किया था, वापिस से वही शिफ्टिंग और मल्टीप्लाई करके टी ऑफ ए के अंदर एक बॉल ढूंढ देंगे हम जीरो सेंटर पे, वाई सेंटर पे। वाई सेंटर पे वापिस से शिफ्ट कर दिया हमने, टी एक्स ऐड कर दिया, तो जीरो सेंटर पे हर पॉइंट में टी एक्स ऐड हो जाएगा, जीरो में टी एक्स ऐड हो जाएगा जो कि टी एक्स वाई के इक्वल था। वाई सेंटर पे चली जाएगी वो बॉल, और वो टी ऑफ ए के अंदर कंटेन हो जाएगी। ऐसे करके टी ऑफ ए इज ओपन। लास्ट थ्योरम है थर्ड यूनिट की, क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम। ये आसान, अभी ओपन मैपिंग थ्योरम सबसे बुरी थी, लंबी थी, बुरी थी। क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम क्या कहती है, पहले उससे पहले पता होना चाहिए क्लोज्ड ग्राफ किसको बोलेंगे, क्लोज्ड लीनियर मैप किसको बोलेंगे, क्लोज्ड मैप। हम अभी तक पढ़ रहे थे बाउंडेड मैप, बाउंडेड ऑपरेटर, अभी पढ़ना है क्लोज्ड ऑपरेटर। क्लोज्ड ऑपरेटर और बाउंडेड ऑपरेटर में फिर रिलेशन बनाएगी, दैट इज क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम। क्या है क्लोज ऑपरेटर, किसको कहूंगा, वो वाला ऑपरेटर जिसका ग्राफ क्लोज्ड हो, जिसका ग्राफ क्लोज्ड हो। ग्राफ क्या होता है किसी फंक्शन का ग्राफ, ये फंक्शन था मेरा एक्स स्क्वेयर, ये एक्स था, ये वाई था, ये फंक्शन है मेरा एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का कोई भी पॉइंट, इसको ग्राफ तो बोल देंगे हम, इसका कोई भी पॉइंट क्या होगा कि भाई इधर तो चला हूं मैं एक्स, और हाइट की तरफ चला हूं उसका स्क्वेयर, एक्स कोमा एक्स स्क्वेयर, यानी कि द सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स कोमा एफ एक्स, दिस सेट ऑफ पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट मिलके बना देते हैं मेरे ग्राफ। If x and y are vector space, x cross y is also vector space.
और एक्स और वाई दोनों नॉर्म्ड हो तो एक्स क्रॉस वाई भी नॉर्म्ड हो जाएगा विद दिस नॉर्म। ये वाली नॉर्म डिफाइन कर लें जो पहले नहीं डिफाइन की थी। एक्स कोमा वाई की नॉर्म इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ठीक है, इस तरह से जब नॉर्म डिफाइन कर लूंगा तो एक्स क्रॉस वाई मेरा नॉर्म्ड स्पेस भी बन जाएगा। ये इसको इस डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, ना अगली थ्योरम से कोई लेना देना है, बस बता रहा है कि एक्स क्रॉस वाई इज आल्सो ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस विद दिस नॉर्म। तो अगले में नॉर्म की जरूरत पड़ेगी तो ये वाली नॉर्म लगा लियो, एक्स वाई का नॉर्म इज नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। और टी को क्लोज ग्राफ कह दूंगा अगर उसका ग्राफ क्लोज्ड आ जाए एक्स क्रॉस वाई के अंदर, ग्राफ इज क्लोज्ड। तो अब आ जाओ आप थ्योरम पे, क्लोज ग्राफ थ्योरम क्या कहती है, अगर दोनों चीज समझ में आ गई आपको। तो क्लोज ग्राफ थ्योरम कह रही है कि एवरी बाउंडेड ऑपरेटर व्हेन एक्स एंड वाई आर दोनों के दोनों बनाक स्पेस हो, तो एवरी ऑपरेटर इज अच्छा एवरी क्लोज्ड ऑपरेटर इज बाउंडेड। Every closed operator is bounded if domain is closed। ऐसे कह रहा है, if domain is closed तब प्रूव करना है। सारे के सारे क्लोज्ड ऑपरेटर मेरे बाउंडेड नहीं होंगे अगर डोमेन इस मैप की क्लोज्ड हो इन एक्स और ये टी मैप क्लोज्ड ऑपरेटर हो। ये दोनों कंडीशन मिलके टी को बाउंडेड बता देंगी, टी इज बाउंडेड। फिर से लिखता हूं क्या क्या गिवन है, दैट टी इज ए मैप फ्रॉम एक्स टू वाई। एक्स और वाई दोनों बनाक स्पेस हैं। टी को गिवन है टी इज क्लोज्ड ऑपरेटर। क्लोज्ड ऑपरेटर का मतलब हो गया इसका जो ग्राफ बनेगा टी का, दैट इज क्लोज्ड इन एक्स क्रॉस वाई। एक्स क्रॉस वाई में क्लोज्ड है। फर्दर इस टी की जो डोमेन है, अगर ये पूरी एक्स पे डिफाइंड है तो पूरा एक्स, और सब पार्ट पे डिफाइंड है तो दैट पार्ट। डोमेन ऑफ टी इज आल्सो क्लोज्ड, वो भी क्लोज्ड हो इन एक्स में। तो ये दोनों चीजें इंप्लाई कर देंगी टी इज बाउंडेड मैप। ये प्रूव करना टी इज बाउंडेड मैप। दोनों बनाक स्पेस हो तो ये बाउंडेड हो जाएगा, ये प्रूव करना भाई, बाउंडेड हो जाएगा। टी क्लोज्ड ऑपरेटर हो, डोमेन भी क्लोज्ड हो। उससे पहले प्रूव कर रहा है कि अगर एक्स और वाई दोनों बनाक स्पेस हो तो एक्स क्रॉस वाई जो कि नॉन लीनियर स्पेस विद दिस नॉर्म होगा, दैट इज आल्सो बनाक स्पेस। वो भी बनाक स्पेस बनेगा भाई, कौन, एक्स क्रॉस वाई इज आल्सो। अगर एक्स और वाई दोनों बनाक हैं तो एक्स क्रॉस वाई इज आल्सो बनाक। पहले तो ये प्रूव करेगा, उसका आगे यूज है। तो यहाँ पे तो ये प्रूव कर रखा है। अभी पिछले स्टेटमेंट पे बिल्कुल मत ध्यान दो, सिर्फ ये ध्यान दो एक्स और वाई दोनों कंप्लीट स्पेस हो तो एक्स क्रॉस वाई भी कंप्लीट होगा, वाई कंप्लीट होगा। कंप्लीट के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि एक्स क्रॉस वाई के अंदर आर्बिट्रेरी कोसी सीक्वेंस लेके चलो कोई भी, लेट जेड एन बी आर्बिट्रेरी कोसी सीक्वेंस इन एक्स क्रॉस वाई। तो जेड एन को कन्वर्ज करा दो आप, दिस जेड एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये जेड एन मेरी कन्वर्ज कर जाएगी, ये जेड एन कन्वर्ज कर जाएगा आपका। एवरी कोसी सीक्वेंस कन्वर्ज हो जाएगी तो एक्स क्रॉस वाई मेरा कंप्लीट हो जाएगा, बनाक स्पेस बन जाएगा। ये प्रूव करना है। तो लेट जेड एन बी एनी कोसी सीक्वेंस इन एक्स क्रॉस वाई। कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहेगी कि हर एप्सिलॉन के लिए कोई एन मिलेगा, उस एन से आगे जो मर्जी एम और एन लें, जेड एन और जेड एम की दूरी लेस देन एप्सिलॉन होगी। लेकिन जेड एन माइनस जेड एम, जो कि जेड एन मेरा ले लिया मैंने एक्स एन वाई एन और जेड एम ले लिया एक्स एम वाई एम। ठीक है, एक्स क्रॉस वाई के एलिमेंट हैं तो एक एक्स से एक वाई से, इनका डिफरेंस इज पहले पहले टप्पल का डिफरेंस, दूसरे दूसरे टप्पल का डिफरेंस। और जो कि डिफाइंड ऐसे था, एक्स का अलग वाई का अलग और प्लस कर दो, तो ये डिफरेंस पहला टप्पल का मॉडुलस और ये दूसरे टप्पल का मॉडुलस। दिस थिंग इज नॉर्म ऑफ जेड एन माइनस जेड एन बाई दिस डेफिनेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें x क्या बन जाएगा अभी, एक्स एन माइनस एक्स एम, और y बन जाएगा वाई एन माइनस वाई एम। तो दोनों के मॉडुलस नॉर्म का सम इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये दोनों का सम लेस देन एप्सिलॉन है तो ईच ऑफ देम इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन। ये भी अलग से लेस देन एप्सिलॉन, दिस थिंग इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अगर ऐसा है तो एक्सएन इज कोसी सीक्वेंस इन एक्स, और दूसरे वाला क्या कहेगा, सिंस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन एन,
yn इज कोसी सीक्वेंस इन y को सीक्वेंस हो तब x क्रॉस y को देख रहे हैं तो ये कन्वर्ट करेगा x को, ये कन्वर्ट करेगा y को, और z n माइनस जेड एम फिर x कोमा y को कन्वर्ट कर जाएगा, x n x को y n y को, तो x n कोमा y n x कोमा y को कन्वर्ट कर जाएगा जो कि मेरा z n है, z n भी कन्वर्ट कर गया। तो इसलिए x क्रॉस y इज आल्सो कंप्लीट व्हेनेवर x एंड y आर कंप्लीट। तो पहले तो ये पार्ट किया। अब वापस से प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ क्या करना था कि अगर x और y दोनों बनाक स्पेस हो, t क्लोज्ड ऑपरेटर हो, डोमेन भी इसकी क्लोज्ड हो, तो t को बाउंडेड प्रूव करना है। अब बाउंडेड क्या होता है वो याद कर लो एक बार। t बाउंडेड हो जाएगा अगर t ऑफ x की नॉर्म लेस देन इक्वल टू c टाइम्स नॉर्म ऑफ x हो जाए फॉर ऑल x। तो ये तो लास्ट स्टेप होगा। अब t ऑफ x की नॉर्म लेस देन b नॉर्म x हो गया फॉर ऑल x। तो ऐसा b एग्जिस्ट कर गया, एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। ऐसा सी लिखते थे डेफिनेशन में, यहाँ बी आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये मेरा टी टी की डोमेन और टी क्लोज भी गिवन है, क्लोज्ड। अब एक यूज होगा यहाँ पे रिजल्ट। हमने बहुत दिन पहले दिन ही बोला था अगर बड़े वाला स्पेस कंप्लीट हो, कंप्लीट हो बड़े वाला स्पेस, तो उसके अंदर कोई सेट ए क्लोज्ड होगा इफ एंड ओनली इफ दैट इज कंप्लीट। क्लोज्ड एंड कंप्लीटनेस सेम चीज होती है अगर बड़े वाला कंप्लीट हो तो। उसके छोटे उसके सबसेट्स के लिए क्लोजनेस एंड कंप्लीटनेस आर द सेम थिंग। और अब यहाँ पे क्योंकि मेरा ग्राफ क्लोज्ड है एक्स क्रॉस वाई में, ठीक है, क्योंकि ये गिवन है कि टी इज क्लोज्ड ऑपरेटर, क्लोज्ड ऑपरेटर है तो उसका ग्राफ जो है वो क्लोज्ड है मेरा एक्स क्रॉस वाई में, और एक्स क्रॉस वाई को अभी अभी कंप्लीट प्रूव किया हमने। सो क्योंकि ग्राफ क्लोज्ड है, दिस ग्राफ इज कंप्लीट आल्सो, ठीक है। दिस ग्राफ जो कि क्लोज्ड था, दिस इज कंप्लीट आल्सो। दूसरा डोमेन एक्स के अंदर क्लोज्ड गिवन है, डोमेन ऑफ टी इज क्लोज्ड, ये भी गिवन है इन एक्स, और एक्स जो कि बनाक स्पेस भी गिवन है स्टेटमेंट में, कंप्लीट गिवन है। तो डोमेन इज आल्सो कंप्लीट। तो दोनों ग्राफ और डोमेन क्योंकि ये क्लोज्ड थे एक्स में और एक्स क्रॉस वाई में, और बड़े वाले कंप्लीट हैं, तो ये क्लोज्ड के साथ साथ कंप्लीट। ग्राफ से डोमेन पे, ग्राफ से डोमेन पे प्रोजेक्शन मैप क्या कह रहा है, ग्राफ का पॉइंट एक्स कोमा टी एक्स, तो ये क्या है, ऐसा कुछ है भाई। ये फंक्शन ये एक्स था, ऊपर की तरफ मेरा वाई है, ये कुछ मेरा ग्राफ था फंक्शन का, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट मेरा एक्स कोमा टी एक्स था, और उसकी इमेज ये वाला नीचे प्रोजेक्शन डाल दिया, दिस इज इमेज। ये पहला टप्पल डिफाइन कर दिया, एक्स कोमा टी एक्स की इमेज इज पहला टप्पल, ठीक है। तो ये डोमेन है मेरी, ये वाली डोमेन एक्स की, और ये मेरी पी, ठीक है, और ग्राफ ऑफ टी इज दिस, जो कि मेरा प्रोजेक्शन मैप के लिए डोमेन बन जाएगा, और ये रेंज बन जाएगा। ऐसे करके एक मैप डिफाइन कर दिया पी। क्लियरली पी इज लीनियर, पहले तो लीनियर होगा भाई, 2 पॉइंट इधर रख दूंगा मैं, दिस प्लस दिस, तो उनकी इमेजेस दिस प्लस दिस आ जाएंगी, जो कि टी ऑफ दिस, टी ऑफ दिस, पी ऑफ दिस, पी ऑफ दिस करके लिख देंगे। बिल्कुल आसान सा काम है, इसने प्रूफ भी नहीं कर रखा। दूसरा प्रूव कर रहा है पी इज बाउंडेड, पी इज बाउंडेड। अच्छा, ये प्रोजेक्शन मैप पे क्यों ले आया सारी कहानी। अभी इस प्रोजेक्शन मैप पे इसको ओपन मैपिंग थ्योरम लगानी है। ओपन मैपिंग थ्योरम होती थी अगर कोई बाउंडेड मैप हो और उसकी डोमेन और रेंज दोनों बनाक स्पेस हो, ये दोनों बनाक स्पेस हो, और ये मैप मेरा बाउंडेड हो, तो ये ओपन मैप भी बन जाएगा। ये थी। तो यहाँ पे ये पी प्रोजेक्शन मैप जो किया है, इसकी ये दोनों पहले तो कंप्लीट दिखाए, ये और ये दोनों बनाक स्पेस हैं। इस पी को बाउंडेड और दिखा देगा, तो फिर कह देगा कि फिर तो ओपन मैपिंग थ्योरम होल्ड करती है, दिस पी मैप इज ओपन, पी इज ओपन मैप, ये प्रूव कर देगा। अगर पी ओपन मैप है और पी बाइजेक्शन भी हो, फिर बाइजेक्शन प्रूव करेगा पी को,
जब बाइजेक्शन 1 1 on 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 1 on 2 तो बिल्कुल तुम यहीं से देख सकते हो, y1 1 अलग अलग पॉइंट की, ये अलग पॉइंट लिया ग्राफ पे, ये अलग पॉइंट लिया, उनकी इमेज ऑटोमेटिकली अलग अलग है। जब पॉइंट अलग अलग लेके चले तो एक्स वैल्यू पक्का अलग अलग है। सेम एक्स के लिए दो ऐसे नहीं होता कि ये और ये दोनों जगह से ग्राफ जा रहा हो, इसकी प्रोजेक्शन भी सेम आ जाए, इसकी प्रोजेक्शन भी सेम। ये तो तब हो जाएगा जब एक पॉइंट की दो इमेज बन जाएंगी, ठीक है, एक ही पॉइंट पे एक्स एक ही है मेरा और इमेज दो दो हो, एक ये भी है और एक उसी के ऊपर भी है, तब दो इमेज, तब ग्राफ यहाँ तब प्रोजेक्शन सेम हो सकती थी। लेकिन ऐसा फंक्शन में नहीं होता, अलग अलग पॉइंट की अलग अलग इमेज, तो ग्राफ पर भी वो अलग अलग पॉइंट बनेंगे, इसलिए फंक्शन इज 1 1। ठीक है, 1 1 में क्या होता है, डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये पॉइंट अलग ये पॉइंट अलग, उसकी इमेज भी अलग अलग आनी चाहिए। वाई दिस इज ऑन टू, ऑन टू क्यों है, इस डोमेन से कोई पॉइंट उठाओ, टी की डोमेन से, यानी कि टी उधर डिफाइंड है तभी वो डोमेन का पॉइंट है। तो टी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स उठाया टी एक्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि एक्स मैंने डोमेन से लिया है, तो एक्स कोमा टी एक्स भी एग्जिस्ट करेगा, उसकी इनवर्स इमेज मिल गई, एक्स की इनवर्स इमेज अंडर पी, तो इसलिए पी मैप इज ऑन टू। तो बाइजेक्टिव भी है और ओपन मैपिंग थ्योरम से पी ओपन मैप हो जाएगा। तो उस वहां पे हमने पढ़ा था कि बाइजेक्शन हो जाएगा तो पी का ओपन होना और पी इनवर्स का कंटिन्यूअस होना आर द सेम थिंग, पी इनवर्स इज कंटिन्यूअस, और पी इनवर्स यहाँ पे मैप हो जाएगा डोमेन से ग्राफ पे, पी इनवर्स इज अ मैप फ्रॉम डोमेन टू ग्राफ, जो एक्स की इमेज एक्स टी एक्स दे रहा होगा, एक्स की मैप एक्स टी एक्स दे रहा, दिस मैप इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एंड बाउंडेडनेस आर द सेम थिंग, तो दिस मैप इज बाउंडेड आल्सो। अब यहाँ पे बाउंडेड की डेफिनेशन लगा देगा कि पी इनवर्स मैप इज बाउंडेड मैप। अब बाउंडेड मैप का मतलब क्या होता है, वो होता है ये, बाउंडेड मैप का मतलब ये, तो पी इनवर्स ऑफ एक्स का नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू सम सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स होगा, अगर ये बाउंडेड हो गया तो, ठीक है, क्योंकि ये ओपन हो गया ओपन मैपिंग थ्योरम से, बाइजेक्टिव होने की वजह से कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होने की वजह से बाउंडेड, और ये बाउंडेड की डेफिनेशन। व्हाट इज पी इनवर्स ऑफ एक्स, पी इनवर्स ऑफ एक्स इज दिस ग्राफ का पॉइंट, यानी कि x कोमा टी एक्स का नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स नॉर्म x। लेकिन x कोमा टी एक्स का नॉर्म कैसे डिफाइंड किया था, ये रहा, ये यहाँ कर रखा, कि कोमा वाले का नॉर्म करना है तो अलग अलग टप्पल का नॉर्म करके सम कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा x का नॉर्म प्लस टी एक्स का नॉर्म, इसको मैं लिख सकता हूं x का नॉर्म प्लस टी एक्स का नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स नॉर्म ऑफ x, सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स, ऐसे करके लिख सकते हैं, ऐसा कोई सी मिलेगा। तो ठीक है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाओ, सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स, ये सी -1 हो जाएगा, बस इसको हटा दूंगा तो नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन सम बी, इसको बी लिख दिया, बी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है, नॉर्म ऑफ एक्स को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, उसमें एडजस्ट कर देंगे सी में, सी -1 कर देंगे, तो नॉर्म ऑफ टी एक्स इज लेस देन सी एक्स हो गया, हेंस टी इज बाउंडेड, हेंस टी इज बाउंडेड। तो बीच में एक चीज हमने छोड़ दिया, पी को बाउंडेड प्रूव करना, जैसे ही पी बाउंडेड होगा, क्योंकि ये दोनों कंप्लीट हैं, बनाक स्पेस हैं, टी बाउंडेड होते ही ओपन मैपिंग थ्योरम कह देगी कि पी इज ओपन मैप, तो इसको बाउंडेड बाउंडेड और प्रूव करना है। पी इज बाउंडेड कब होगा, जब पी एक्स की पी ऑफ दिस का नॉर्म लेस देन सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स टी हो जाएगा, ठीक है, जो भी होता था दैट, कोई मैप बाउंडेड कब होता है, जब टी एक्स का नॉर्म लेस देन सी टाइम्स नॉर्म एक्स हो। तो पी को बाउंडेड दिखाना है तो मुझे दिखाना पड़ेगा पी ऑफ दिस, पी ऑफ एक्स कोमा टी एक्स का नॉर्म लेस देन सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स है मेरा, एक्स कोमा टी एक्स, एक्स कोमा टी एक्स इसके नॉर्म से छोटा हो, एक्स कोमा टी एक्स की नॉर्म से। व्हाट इज पी ऑफ एक्स कोमा टी एक्स, द पी लगने के बाद तो एक्स बन जाता है ये, सो दिस थिंग इज नॉर्म ऑफ एक्स, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स नॉर्म ऑफ दिस, एक्स कोमा टी एक्स, एक्स कोमा टी एक्स का नॉर्म होता है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स, कोमा वाले का, कोमा अगर बीच में है तो अलग अलग का नॉर्म कर दो, प्लस कर दो, ये नॉर्म डिफाइन किया था, हेंस
नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन नॉर्म एक्स प्लस समथिंग है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, सी इज इक्वल टू 1 भी ले लूंगा तब भी ट्रू है। ठीक है, ऐसा सी एग्जिस्ट कर गया, सी इज इक्वल टू 1 एग्जिस्ट कर गया, दैट दिस थिंग इज लेस देन दिस प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, वेयर दिस नॉर्म इज नॉर्म ऑफ एक्स इज नॉर्म ऑफ इमेज ऑफ दिस पॉइंट जो कि एक्स के इक्वल है, हेंस पी इज बाउंडेड मैप। ठीक है भाई, पी इज बाउंडेड, ये वाला पी इज बाउंडेड। तो बस अब अपना प्रूफ कंप्लीट हो गया। एक बार रिपीट करता हूं, प्रूफ में क्या किया है। क्लोज ग्राफ थ्योरम में गिवन था कि टी एक्स से वाई पे अगर कोई मैप हो, एक्स और वाई दोनों बनाक स्पेस हो, इन दैट केस अगर मेरी टी की डोमेन बाउंडेड क्लोज्ड हो और टी मैप भी क्लोज्ड मैप हो, इन दैट केस टी मैप को बाउंडेड मैप दिखाना था, टी मैप इज बाउंडेड। तो पहले तो बोला कि अगर एक्स और वाई दोनों बनाक हैं तो एक्स क्रॉस वाई भी बनाक होगा, बनाक स्पेस होगा, ये प्रूव किया। अब एक्स क्रॉस वाई बनाक है तो इसका ग्राफ जो कि इसका सबसेट है और ग्राफ क्लोज्ड भी है, टी क्लोज्ड होने का मतलब ग्राफ क्लोज्ड है, और क्लोज्ड सबसेट बनाक स्पेस के खुद में बनाक होते हैं, खुद में कंप्लीट होते हैं। डोमेन जो कि क्लोज था एक्स के अंदर और एक्स बनाक था तो डोमेन भी कंप्लीट होगा, ये दोनों कंप्लीट। अब डोमेन से ग्राफ से डोमेन पे एक मैप डिफाइन किया, प्रोजेक्शन मैप, इस पी मैप को लीनियर बाउंडेड दिखाया। फिर यहाँ ओपन मैपिंग थ्योरम लगा दी कि दिस पी मैप इज ओपन मैप, इस पी को बाइजेक्टिव और प्रूव कर दिया तो पी इनवर्स इज कंटिन्यूअस हो जाएगा। पी का ओपन होना और पी इनवर्स का कंटिन्यूअस होना, दे आर द सेम थिंग, पी इज बाइजेक्टिव मैप। और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी यहाँ पे, पी इनवर्स इज कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी इज सेम एज बाउंडेड, कंटिन्यूअस में बाउंडेड होता है, तो इस पी इनवर्स मैप पे बाउंडेडनेस का रिजल्ट लगा दिया, दैट पी इनवर्स ऑफ एक्स का नॉर्म लेस देन सी टाइम्स नॉर्म एक्स इज ट्रू। अगर ये बाउंडेड बन गया तो ये होल्ड होगा, वेयर पी इनवर्स ऑफ एक्स इज दिस ग्राफ, दिस थिंग इज लेस देन सी, और दिस ग्राफ एक्स कोमा टी एक्स का नॉर्म इज नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स, जो कि ये, ठीक है, दिस थिंग इज दिस, जो कि ग्रेटर देन टी एक्स रहेगा ऑब्वियसली, एंड दिस थिंग इज लेस देन सी टाइम्स नॉर्म एक्स। तो सिर्फ स्टार्टिंग और लास्ट वाला देखेंगे तो टी इज बाउंडेड, ऐसे करके प्रूव किया भाई बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। अब आ जाओ आप अगली यूनिट में, चौथी यूनिट में, टाइम पड़ा अपने पास। अगली यूनिट जो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक कन्वर्जेंस। अच्छा किस, ठीक है भाई, ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक कन्वर्जेंस पढ़ना है, और फाइनाइट डायमेंशन के केस में दोनों सेम भी होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस की डेफिनेशन ये है भाई, कोई भी सीक्वेंस एक्सन एक्स स्पेस के अंदर स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज बोल देंगे अगर एक्सन और एक्स के बीच की दूरी जीरो को कन्वर्ज कर जाए। जो कन्वर्जेंस हम पढ़ते हैं, जो समझते हैं वही, दैट कन्वर्जेंस इज स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स दिस टेंड्स टू जीरो। इस डिस्टेंस को ये बोलते हैं नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, दिस थिंग टेंड्स टू जीरो, जब लिमिट लगाऊं तो जीरो आ जाए। ठीक है, तो जो सिंपल डेफिनेशन होती है दैट इज डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस। अब वीक कन्वर्जेंस क्या है, अच्छा ये इसकी नोटेशन होगी भाई, ये लिख दूंगा एक्स एन कन्वर्ट कर रहा है एक्स को या ऐसे करके। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ वीक कन्वर्जेंस, वीक कब कह रहा है, ये मेरा एक्स स्पेस है और ये इसमें एक सीक्वेंस है x1 x2 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर कोई x बैठा है। हम चाहते हैं कहना कि दिस एक्शन कन्वर्ज करेगा x को वीकली, वीकली कन्वर्ज करेगा, ये नोटेशन दे देंगे। कब, इफ फॉर ऑल फंक्शनल्स x2 फील्ड x2 रियल लाइन, ठीक है, जो सारे फंक्शनल जो मर्जी ले लूं, x से r पे जो मर्जी f लूं, इस सीक्वेंस पे लगा दो, वो आ जाएगी मेरी f ऑफ x1 f ऑफ x2 f ऑफ x3, ये वाली सीक्वेंस। ठीक है, यानी कि f ऑफ xn सीक्वेंस जो कि रियल लाइन पे आ जाएगी, फील्ड में चली जाएगी, वो सीक्वेंस अगर f ऑफ x को कन्वर्ज करती हो।
अभी इस x के अंदर नहीं देख रहा कुछ भी, x के अंदर एक सीक्वेंस है, उसको कह दूंगा x पे कन्वर्ज करेगी। दूरी, नजदीक, दूर कुछ नहीं देखूंगा x के अंदर, कहां देखूंगा, r के अंदर। सब पॉइंट्स पे f लगा दो, f ऑफ x इन सीक्वेंस r के अंदर f को कन्वर्ज अगर करती है, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल फंक्शनल्स, if this is true for all functionals, then we will say that this sequence converges to x weakly। ये every f के लिए true होना चाहिए, every f के लिए जो मर्जी f लगा दूं, f of x and fx को कन्वर्ज करे। अब ये कन्वर्जेंस इन r है। अब रियल लाइन के अंदर कन्वर्जेंस क्या होती है सीक्वेंस की, कि एवरी एप्सिलॉन के लिए n मिल जाए, n से आगे की सारी टर्म f ऑफ x के पास पहुंच जाए। ठीक है, f ऑफ एक्स एन माइनस एफ एक्स की दूरी लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन, ऐसा कैपिटल एन एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, ये सब मुझे चेक करना है आर के अंदर, तो वो वीक कन्वर्ज हो जाएगा। अब प्रूव करते हैं स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस इंप्लाइज वीक कन्वर्जेंस, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग एंड वीक कन्वर्जेंस का रिजल्ट है कि स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस इंप्लाइज वीक कन्वर्जेंस, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है भाई। डेफ प्रूफ देखते हैं। स्ट्रॉन्ग गिवन है, मान लिया कि एक्सन एक्स को स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि एक्सन और एक्स के बीच की दूरी 0 को कन्वर्ज कर रही है। अब मैं एफ लगा दूंगा, ठीक है, इस पे एफ ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस है उसको मुझे दिखाना कि वो एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ज करेगी, तो वो वीकली कन्वर्ज कर जाएगी, ये गिवन है। और एफ ऑफ एक्स एन और एफ एक्स के बीच की दूरी को 0 पे कन्वर्ज कराना, ये टारगेट है। अगर ये हो जाएगा फॉर एवरी एफ, तो मेरा वीकली कन्वर्ज हो जाएगा। और देखो कि ये दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्योंकि एफ लीनियर मैप है, एक्स डैश से आ रहा है लीनियर मैप एक्स से फील्ड पे, इसको लिखता हूं मैं एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, जो कि लेस होगा क्योंकि ये एवरी लीनियर मैप, ये मेरा नॉर्म ऑफ एफ टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स से छोटा होगा। ठीक है, ये वाली चीज, दैट टी एक्स का नॉर्म ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स होता है। ये वाला रिजल्ट लगा लिया, नॉर्म ऑफ एफ नॉर्म ऑफ एक्स। और एक्स एन माइनस एक्स, सिंस दिस थिंग इज टेंडिंग टू जीरो, तो वट एवर बी द वैल्यू ऑफ दिस, ये कुछ भी कांस्टेंट हो, कुछ भी वैल्यू हो, एक दो का मल्टीप्लायर, एक मल्टीपल जीरो को जा रहा है, तो दिस प्रोडक्ट आल्सो टेंड्स टू जीरो, जो कि इसके इक्वल था। सो दिस टेंडिंग टू जीरो फॉर एवरी एफ मींस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स वीकली। ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग इंप्लाइज वीक, एंड कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स नॉट ट्रू में क्या करोगे कि वीक कन्वर्जिंग सीक्वेंस ढूंढोगे जो स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज नहीं करेगी। इसके लिए आपको थोड़ा हिल्बर्ट स्पेस का और पता होना चाहिए। हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, अभी हमने बनाक स्पेस पढ़ा है बस, और नॉन लीनियर स्पेस पढ़ा है। नॉन लीनियर स्पेस एक होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, उसमें 4-5 प्रॉपर्टी होती है इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी, कि ये प्रॉपर्टी, इनर एक मैप डिफाइन करते हैं हम, देश कोमा देश, जो कि मैप होगा मेरा एक्स क्रॉस एक्स से आर पे, एक मैप होगा एक्स क्रॉस एक्स से आर पे, जिस जो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इक्वल टू जीरो होगा अगर एक्स और वाई परपेंडिकुलर होंगे ना, इक्वल टू जीरो की कंडीशन इसमें नहीं होती, वो तो ऑर्थोगोनल आ जाएगा, फिर ऑर्थोगोनल हो जाएंगे अगर दोनों का इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर यहाँ पहले वाले पे अल्फा है, अल्फा एक्स वाई है, तो मोड ऑफ अल्फा बाहर आ जाएगा। अगर दूसरे पे अल्फा था तो बाहर जाते टाइम अल्फा बार आएगा बाहर, सेकंड टप्पल पे अल्फा बार आता है, जो फील्ड से आ रहा है, अगर फील्ड आर है तो अल्फा ही आ गया, कॉम्प्लेक्स है तो अल्फा बार। इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस में, आप देख लोगे। इनर प्रोडक्ट स्पेस प्लस कंप्लीट भी अगर कर दूं मैं इसको, तो उसको दोनों चीजें हो जाएंगी, तब इसको बोलते हैं हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस के अंदर ये एक सीक्वेंस ढूंढ के लेके आएगा अभी, जो वीकली कन्वर्ज कर रही है पर स्ट्रांगली कन्वर्ज नहीं करेगी। वो ये लेके आया ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस, ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस एक ढूंढी इसने। ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस क्या होती है भाई, जिसमें ई आई जो है मेरा 0 0 0 रहेगा, सिर्फ
ith प्लेस पे 1 और बाकी सब 0। ऐसी एक सीक्वेंस है, ठीक है। ऐसी ऐसी E1 E2 E3 सारे लिखता रहूं, इसका नॉर्म निकालूंगा तो 1 आएगा, हर वेक्टर का नॉर्म 1 है। और दूसरा वेक्टर अगर कोई EJ है मेरा, जिसमें jth प्लेस पे 1 है, बाकी सब जगह 0 है, तो उसका और इसका इनर प्रोडक्ट करूंगा, जो कि इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है। इनर प्रोडक्ट इज डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट होता है टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई। तो इस 1 के सामने इधर 0 आएगा और इस 1 के सामने इधर 0 आएगा, सबका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इनर प्रोडक्ट 0 है तो EI परपेंडिकुलर है EJ के साथ, और इसलिए वो ऑर्थोगोनल हो गया, और क्योंकि इसका नॉर्म 1 था सभी का, इसलिए ऑर्थो नॉर्मल सीक्वेंस। तो ये वाली एक सीक्वेंस ले ली E1 E2 एंड EN डॉट डॉट डॉट, जिसमें पहले पे 1 था, दूसरे में दूसरे पोजीशन पे 1 है, बाकी सारी 0, ऐसे वाली सीक्वेंस। अब ये कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज नहीं करती, बट वीकली करती है। वीकली करेगी, स्ट्रॉन्गली नहीं करेगी। पहले तो स्ट्रॉन्गली देखते हैं, वाई स्ट्रॉन्गली नॉट कन्वर्ज। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कोई भी दो टर्म्स के बीच की दूरी कन्वर्ज कराने के लिए क्या होता है, एक सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी किसी पॉइंट को जब उस पॉइंट के पास सारी टर्म्स चली जाएं, सारी टर्म इस पॉइंट के पास चली जाएं, फाइनाइट को छोड़ के, तब कन्वर्जेंस बोलते थे। अगर सीक्वेंस ऐसी हो वो पॉइंट पास पास आ ही ना रहे हो, सारे पॉइंट दूर दूर के हों, डिस्क्रीट पॉइंट हो, तो ये किसी भी पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करेगी ऐसी सीरीज, ऐसी सीक्वेंस। तो ये प्रूव करेगा पहले कि ये जो E1 E2 E3 जो आपकी सीक्वेंस है, जो मर्जी दो पॉइंट उठा लो आप, उनके बीच की दूरी ग्रेटर देन, उनके बीच की दूरी लगभग √2 है। √2 इज आल्सो सम पॉजिटिव नंबर है, तो डिस्क्रीट पॉइंट हो गए सारे, सीक्वेंस के सारे पॉइंट डिस्क्रीट पॉइंट हो जाएंगे। क्यों दूरी है? क्योंकि दिस थिंग इज डिस्टेंस का स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है EN और EM के बीच की दूरी निकाल रहा है यहाँ पे। दैट डिस्टेंस बिटवीन EN एंड EM, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी होती है नॉर्म प्रोडक्ट और नॉर्म स्पेस में, कि नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद x के इक्वल होता है। तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर निकाल रहा है, जो कि इनर प्रोडक्ट ऑफ EN माइनस EN का EM माइनस EN के साथ, सेम का सेम के साथ इनर प्रोडक्ट। और क्योंकि EM में mth पोजीशन पे 1 था, बाकी सारी 0, इसमें nth पोजीशन पे 1 है, बाकी सारी 0, तो दिस डिफरेंस ये बन जाएगा मेरा 0 0, किसी एक प्लेस पे 1, 0 0, किसी एक प्लेस पे -1, क्योंकि ये वाला माइनस हो रखा है, EN वाला माइनस हो रखा है, और बाकी सब 0। और इसका इसी के साथ जब डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा तो सेम 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस डॉट प्रोडक्ट में प्लस प्लस करते जाते हैं, अगले का अगले के साथ मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर, स्क्वायर्स का सम करेंगे, स्क्वायर्स का सम हो जाएगा। तो सब 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, प्लस प्लस -1 का स्क्वायर, वो भी 1 बन जाएगा, ये भी 1, बाकी सब 0 है, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। ये दिस डिस्टेंस इज 2, डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड डिस्टेंस इज √2। तो जो भी है √2 आए चाहे 2 आए, बट द पॉइंट्स आर डिस्क्रीट। इस सीक्वेंस EN सीक्वेंस के पॉइंट्स आर डिस्क्रीट, दूर दूर पॉइंट हैं, तो दैट डज नॉट कन्वर्ज, ये 0 को कन्वर्ज नहीं करेगा। EN माइनस EM डज नॉट कन्वर्ज टू 0, 0 को नहीं करेगा, तो फिर कह देंगे दिस इज नॉट स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज, स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज नहीं किया। वीकली कन्वर्ज क्यों करेगा ये? क्योंकि इस पे F जो लगा दूंगा मैं, इस EN सीक्वेंस पे F लगा दूंगा, F ऑफ EN बन जाएगी, F ऑफ EN सीक्वेंस मेरी कन्वर्ज कर जाएगी 0 को, 0 को कन्वर्ज कर जाएगी। तो फिर मैं कह दूंगा EN सीक्वेंस मेरी 0 को, क्योंकि F ऑफ 0 इज 0, ठीक है, 0 पर वीकली कन्वर्ज कर रही है, वीकली। और क्योंकि ये मेरा 0 पे कन्वर्ज नहीं किया, तो कोसी सीक्वेंस ही नहीं बनी है, तो कोसी नहीं है तो कन्वर्जेंट भी नहीं है, ये स्ट्रॉन्गली नहीं है, बट वीकली कर जाएगी, F लगाने के बाद कर जाएगी। उसको प्रूव क्या कैसे किया इसने? F ऑफ EN कैसे निकाला? कि जो मर्जी फंक्शनल, ठीक है, इसके लिए क्या प्रूव करना था वीकली के लिए? एवरी फंक्शनल फॉर ऑल F बिलोंग्स टू X डैश, और फंक्शनल ऐसे ऐसे होते हैं हिल्बर्ट स्पेस में, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, रिज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी फंक्शनल, जो मर्जी फंक्शनल लो मैं, अगर हिल्बर्ट के प्राइम से है, हिल्बर्ट स्पेस से फील्ड पे है कोई फंक्शनल, तो उसको ऑलवेज X, Z करके लिख सकता हूँ, X और Z का इनर प्रोडक्ट।
तो इसलिए एफ ऑफ ई एन जब निकालूंगा वो ई एन और जेड का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। और इस ये सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ट करेगी कि नहीं करेगी, दिस माइनस जीरो का नॉर्म शुड टेंड टू जीरो, तब ये जीरो को कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो वो देख रहा है ये ई एन माइनस जीरो का नॉर्म, ई एन माइनस जीरो इज ई एन इटसेल्फ, जो कि ये इनर प्रोडक्ट है, और इस इनर प्रोडक्ट का नॉर्म निकालूंगा तो वो ये नॉर्म आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर्स करके सम कर दूंगा और उसका अंडर रूट, वो मेरा लेस, अच्छा बेसल्स इनक्वलिटी भी, ठीक है भाई, इसमें बहुत सारा, इसको याद कर लो आप कि बेसल इनक्वलिटी होती है दिस थिंग इज लेस देन जेड फॉर ऑल जेड। ठीक है, ये अगर कोई ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस अगले सेमेस्टर में आएगा, ये सब आपके ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है तो उसके स्क्वायर्स का सम नॉर्म ऑफ जेड के स्क्वायर से कम रहता है। और ये लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरा, सो इट्स टर्म मस्ट अप्रोच टू जीरो एज इंटेंशन द सीरीज ऑन, अच्छा ये इससे लेस रहेगा, ये सीरीज का सम फाइनाइट आ गया, इस फाइनाइट वैल्यू से छोटा रहेगा, इस फाइनाइट वैल्यू से ये सीरीज का सम छोटा रहेगा, इसलिए ये सीरीज कन्वर्जेंट है। ठीक है, इसलिए ये सीरीज कन्वर्जेंट है, और सीरीज कन्वर्ज होने का मतलब हो गया दिस इज इक्वल टू समेशन एफ ऑफ ई एन, एफ ऑफ ई एन, एफ ऑफ ई एन जो कि दिस टेंड्स टू जीरो। अच्छा, एज ए सीक्वेंस दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट देन एज ए सीक्वेंस दिस मस्ट कन्वर्ज टू जीरो। ठीक है, रियल नंबर्स की बात आ गई है। अब रियल नंबर्स में दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट मींस एज ए सीक्वेंस दिस कन्वर्ज टू जीरो। अब स्क्वायर को भी हटा दूं, दिस कन्वर्ज टू जीरो, जो कि एफ ऑफ ई एन है, क्योंकि एफ ऐसे करके डिफाइन होता है, एक्स का जेड के साथ इनर प्रोडक्ट इज एफ ऑफ एक्स, ई एन का जेड के साथ इनर प्रोडक्ट एफ ऑफ ई एन। तो इसलिए एफ लगाने पर तो जीरो को कन्वर्ट कर गया, वीकली स्ट्रांगली नहीं कर रहा। पर फाइनाइट डायमेंशन के केस में ये दोनों सेम हो जाएंगे। अगर डायमेंशन डोमेन की फाइनाइट हो तो वीक कन्वर्जेंस एंड स्ट्रांगली कन्वर्जेंस आर द सेम थिंग। स्ट्रॉन्ग तो वीक ऑलवेज होता था, वीक भी इंप्लाई कर देगा स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस को इन केस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन। ये जो किया था हमने इनफाइनाइट डायमेंशन के लिए किया था। अब ये प्रूफ देखते हैं, व्हाई इन केस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन दिस रिजल्ट होल्ड, वीक इंप्लाइज स्ट्रॉन्ग। तो मान लिया कि वीक कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, एक्स एन सीक्वेंस, और एक्स की डायमेंशन फाइनाइट है, तो एक्स एन जो भी सीक्वेंस थी मेरी एक्स के अंदर है, और वो एक्स को वीकली कन्वर्ज कर रही है। तो ये एक्स एन और एक्स सारे के सारे एक्स स्पेस में हैं जिसकी डायमेंशन फाइनाइट है, उसका बेसिस मान लिया ई वन ई टू ई के। तो ये सीक्वेंस के हर एलिमेंट को ई वन ई टू ई के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बेसिस है ई वन ई टू ई के। सीक्वेंस का हर टर्म एक्स से आ रही थी, लिमिट एक्स भी एक्स के अंदर है तो उस एक्स को भी लिख सकता हूँ ऐसी लीनियर कॉम्बिनेशन में। और इट इज गिवन दैट कन्वर्जेंस इज वीकली, वीकली मींस एफ ऑफ एक्स एन, एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज कर रहे हैं फॉर ऑल एफ, जो मर्जी फंक्शनल लें, तब वो वाले फंक्शनल ले लूं जो एक्स डैश का बेसिस बनाते थे, f1 f2 fn, ये कुछ बेसिस होते थे जो कि ऐसे डिफाइंड थे, एफ आई मेरा ई आई पे 1 आंसर देगा और बाकी सब जगह जीरो, व्हेन आई इज इक्वल टू जे है तो 1 और अदरवाइज जीरो। ये वाले भी बेसिस के एलिमेंट होते थे। सिर्फ इन बेसिस के एलिमेंट को एफ पे लगाऊंगा, एफ आई ऑफ एक्स एन देखूंगा, जो कि एफ आई ऑफ दिस, जो कि ई आई वाली जो टर्म होगी उसको तो करेगी 1, बाकी सबको, इसको भी जीरो, बाकी सबको जीरो, जीरो टाइम्स एनीथिंग इज जीरो। तो सिर्फ जो ई आई की टर्म है जो कि है मेरा अल्फा आई एन ई आई, उस पर एफ के इक्वल आ जाएगा ये एफ ऑफ दिस, एफ आई ऑफ दिस, और दिस इज इक्वल टू अल्फा आई एन एफ ऑफ ई आई, एफ ऑफ ई आई जो कि 1 के इक्वल है। तो दिस थिंग एफ ऑफ दिस इज nth कोफिशिएंट, और वो कन्वर्ट करेगा एफ ऑफ एक्स को, ये एफ आई इस एक्स पे लगाऊंगा एफ आई, तो यहां से अल्फा आई बचेगा बस, बाकी सब जीरो, यानी कि ये पहला टप्पल अल्फा 1 को कन्वर्ट कर जाएगा इस सीक्वेंस का, दूसरा अल्फा 2 को, nth वाला अल्फा n को कन्वर्ट कर जाएगा। ये निकल के आ गया। ये वाले बेसिस के एलिमेंट्स जो फंक्शनल थे वो वाले अप्लाई करूंगा, ith अप्लाई कर रहा हूं, तो ith टप्पल जो कोफिशिएंट है वो अल्फा आई को कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 था, ये सब जीरो था, और इस सीक्वेंस पे मैंने एफ जे लगाऊंगा तो वो
अल्फा जे जेथ कोफिशिएंट बन जाता है, और जो कि ये मेरा एफ जे एक्स पे कन्वर्ज करेगा। एफ जे एक्स मेरा अल्फा जे है, ये अल्फा जे है, अल्फा ई। तो दिस कोफिशिएंट्स कन्वर्ज टू अल्फा जे। अब कह रहा है कि अच्छा ये कोफिशिएंट यहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं, तो नाउ सी दिस डिस्टेंस, दिस इज कन्वर्जिंग टू जीरो, हैंस एक्सन कन्वर्जिंग टू एक्स स्ट्रांगली। स्ट्रांगली के लिए एक्सन और एक्स के बीच की दूरी, एक्सन और एक्स के बीच की दूरी फाइनाइट डायमेंशन में इज दिस। ये एक्सन माइनस एक्स ही लिख दिया। एक्सन तो था मेरा समेसन अल्फा आई एन ई आई, और एक्स था मेरा समेसन अल्फा आई ई आई। अब एक्सन माइनस एक्स जब करूंगा तो ई आई बाहर आ जाएंगे, और अल्फा आई एन माइनस अल्फा आई ये अंदर। एंड दिस नॉर्म इज लेस देन, नॉर्म को अंदर ले जाऊंगा, ये मॉडुलस होके बाहर निकल गए, नॉर्म ऑफ ई आई। एंड सिंस दिस अल्फा आई एन कन्वर्जिंग टू अल्फा आई, दिस डिफरेंस टेंड्स टू जीरो। और ये फाइनाइट सम है, फाइनाइट बेसिस था इवन ई टू ई के। तो सारे की सारी टर्म है, इस समेशन की सारी टर्म अलग अलग जीरो को कन्वर्ज कर रही है, और फाइनाइट टर्म्स है, तो इसलिए ये टोटल सम भी जीरो को कन्वर्ज कर जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स। इसलिए एक्स एन एक्स को स्ट्रॉन्गली कन्वर्ज करेगा, ऐसे बोल देंगे एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स स्ट्रॉन्गली। तो वीकली इंप्लाइज स्ट्रॉन्गली इन केस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन। सारा यहाँ पे जाके बना है फाइनाइट का यूज, क्योंकि ये ईच ऑफ द टर्म कन्वर्जेस टू जीरो, और ये टर्म्स फाइनाइट है, के टर्म्स है, प्लस 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 करके के टर्म है, इसलिए फाइनाइट थी। अगर यही इनफाइनाइट होती और सारी जीरो को भी कन्वर्ज कर रही होती, तब भी नहीं कह सकते थे कि इनफाइनाइट सम जीरो को कन्वर्ज करेगा। ये तो फाइनाइट था इसलिए कह पाए। और एक और इसमें वीकली कन्वर्जेंस, अभी टाइम है क्या? हाँ है टाइम। तो वीकली कन्वर्जेंस की एक थ्योरम और है, प्रॉपर्टीज दैट एक्शन कोई वीकली कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, देन जो लिमिट होगा वो यूनिक होगा, और उसकी हर सब सीक्वेंस भी सेम ही एक्स को वीकली कन्वर्ज करेगी। अगर एक्शन कर रही है एक्स को वीकली, तो एक्शन की सबसीक्वेंस आल्सो कन्वर्ज टू द सेम वैल्यू वीकली। और जो एक्शन के नॉर्म होंगे, ये वाली सीक्वेंस बाउंडेड होगी, एक्शन का नॉर्म सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये तीनों प्रॉपर्टी होंगी अगर एक्शन वीकली कन्वर्ज करती है एक्स को। वीकली कन्वर्ज करने का मतलब है एफ ऑफ एक्सन एफ एक्स को कन्वर्ज करता है इन फील्ड आर और सी फॉर ऑल एफ, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एफ। वीकली का मतलब ये था, ठीक है। अगर मान लिया एक्सन एक्स को भी कन्वर्ज करता हो, यूनिक प्रूव करनी है लिमिट, लिमिट इज यूनिक, और वाई को भी कन्वर्ज करता है, तो एक्स और वाई को सेम दिखाना है मुझे, एक्स इक्वल टू वाई प्रूव करना है कि लिमिट दो नहीं होंगी एक ही होंगी। एक्सन एक्स को कन्वर्ज करने का मतलब है एफ ऑफ एक्सन एफ एक्स को कन्वर्ज कर जाएगा, और वाई को करने का मतलब है एफ ऑफ एक्सन एफ वाई को कन्वर्ज कर जाएगा। लेकिन ये कन्वर्जेंस कहाँ है? दिस इज इन द फील्ड। फील्ड के अंदर एक सीक्वेंस एफ एक्स को भी कर रही है और एफ वाई को भी कर रही है, तो वो तो लिमिट सेम ही होंगी। आर के अंदर ऐसे नहीं होता कि दो दो लिमिट पे कन्वर्ट कर जाए, एफ एक्स और एफ वाई इक्वल होंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। और इसको उस तरफ लेके जाओ, अब एफ एक्स माइनस एफ वाई इज जीरो, जो कि इक्वल है एफ ऑफ एक्स माइनस वाई के, लिनियरिटी की वजह से। तो यहां से निकल के आया कि एफ ऑफ सम एलिमेंट इज जीरो फॉर ऑल एफ, जो मर्जी फंक्शनल यूज कर लूं, एफ ऑफ दैट एलिमेंट इज जीरो। तो ये पीछे लेमा आया था, क्रोलरी आई थी, इफ एफ ऑफ एक्स इज जीरो फॉर ऑल एफ, दिस इंप्लाइज एक्स इज जीरो। तो जो पॉइंट है वो जीरो, वही जीरो है, तभी ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे फंक्शनल जीरो दे दी। यहाँ पे सारे फंक्शनल जीरो है, तो एक्स माइनस वाई इज जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो लिमिट्स जो थी वो दो नहीं होंगी, एक ही होगी। दूसरा, सारी सब्सिक्वेंस भी सेम ही पॉइंट को वीकली कन्वर्ज करेगा। तो कोई भी सब्सिक्वेंस लोगे एक्शन की, ये x1 x2 x3 एक सीक्वेंस थी, ये तब कन्वर्ज होता था जब इस पे f लगा देता था मैं, f ऑफ x1 f ऑफ x2 f ऑफ x3, ये कन्वर्ज करता था f ऑफ x पे, तब इस सीक्वेंस को कन्वर्ज कर देते थे, x पे कन्वर्ज कर गया। व्हेन दिस इज ट्रू फॉर ऑल f। अब इसकी कोई सब्सिक्वेंस ले लूंगा, मैंने ले लिया x2 x7 एंड कुछ ऐसे करके,
और उस पर f लगाऊंगा तो वो f of x2, f of x7, this becomes subsequence of this in r के अंदर, और ये वाली सीक्वेंस r में अगर इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है तो एवरी सबसीक्वेंस आल्सो कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, ये भी इसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। और इस सबसीक्वेंस की इमेज f ऑफ x को कन्वर्ज कर रही है, हेंस दिस सबसीक्वेंस को बोल देंगे दिस इज वीकली कन्वर्जिंग टू x। ठीक है भाई, ऐसे करके अगर xn वीकली कन्वर्ज करता था x को, दिस मींस f ऑफ xn कन्वर्ज करेगा fx को। इसकी सब्सिक्वेंसली जो कि f लगाने पर पहले वाली इसकी सब्सिक्वेंस बन जाएगी। Since this was converging to fx, this subsequence also converges to fx in r में तो पक्का पता है सेम जगह कन्वर्ज करेगी। And this subsequence converging to fx means this sequence converges weakly to x। अब तीसरा पार्ट, that sequence modulus of x is bounded। ठीक है, इसको देख लोगे, इसमें बाउंडेड जो यूनिफॉर्म बाउंडेड प्रिंसिपल किया था हमने उसका यूज कर रखा है, यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस प्रिंसिपल इसका यूज कर रखा है, और एक कैनोनिकल मैपिंग का यूज कर रखा है, कैनोनिकल मैपिंग का। ये कैनोनिकल मैपिंग, कैनोनिकल मैपिंग क्या होती थी कि सी ऑफ एक्स इज जी एक्स करके डिफाइन कर देंगे, एक्स से एक्स डबल डैश पे ये मैप था, सच दैट, तो ये एक्स डबल डैश में तो ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी बाउंडेड जो कि एफ पे अप्लाई होंगी, एक्स डैश के एलिमेंट पे, और जो एफ ऑफ एक्स की तरह डिफाइन कर दिया था हमने उसको जी एक्स बोला था। ऐसे वाले जी एक्स एक्स की इमेज इज द कैनोनिकल मैपिंग। बाउंडेड यूनिफॉर्म प्रिंसिपल क्या था कि अगर कोई टी मैप टी एन मैप्स एक्स से वाई पे मैप्स हैं, एक्स बनाक स्पेस है, और ये पॉइंट वाइज बाउंडेड अगर थे, टी एन एक्स की नॉर्म लेस देन सी एक्स अगर थी, लेस देन इक्वल टू, तो फिर टी एन की नॉर्म भी बाउंडेड हो जाएगी फॉर सम सी, फॉर ऑल एन, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन। ये था मेरा बाउंडेड कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म बाउंडेड प्रिंसिपल। तो इन दोनों का यूज करेगा भाई टू शो दैट इफ xn converges to x weakly, xn converges to x weakly, then norm of xn is bounded। ये बाउंडेड हो जाएगा नॉर्म ऑफ xn। ठीक है, तो ये tn की जगह तो xn लेके आना है, और ये जो f और x के लिए gx जो फाइंड किया था यहाँ पे, नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ gx के भी इक्वल होती थी भाई, नॉर्म ऑफ gx के। तो हर x के कोरस्पोंडिंग gx एक मैप मिलता है जिसकी नॉर्म सेम होती है, वो x डबल डैश में मिलता है। तो x डबल डैश के अंदर एक सीक्वेंस ढूंढेगा, x डबल डैश के अंदर जिस gn इस तरह से जो डिफाइन होंगे। तो यहाँ से दिख रहा है कि जब ये gn ऐसे वाले हैं तो gn का नॉर्म और xn का नॉर्म सेम होगा, जिसको हमने बाउंडेड दिखाना है xn की नॉर्म को। तो gn को बाउंडेड दिखा दूं, gn की नॉर्म बाउंडेड हो जाएगी, और ये जहां पे tn की जगह gn रिप्लेस करते हैं फिर। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या कह रहा है कि gn tn का नॉर्म बाउंडेड हो जाएगा, इसको बाउंडेड दिखा दूं तो xn भी बाउंडेड हो जाएगा, ऐसे कुछ प्रूफ है ये। तो ये gn यहाँ रिप्लेस करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो बना गिवन है, gn ऑफ x पॉइंट वाइज बाउंडेड दिखाना पड़ेगा gn को। तो gn किस पे अप्लाई होता है, f पे, फॉर ऑल f gnf इज बाउंडेड, ये दिखाना पड़ेगा, gnf इज लेस देन दिस gn ऑफ एट x का मतलब इसकी जो डोमेन का पॉइंट था वो f था, दिस इज लेस देन cf, ये प्रूव करना पड़ेगा। दिस इज ट्रू फॉर ऑल f, तब मेरा बाउंडेड प्रिंसिपल कहेगा कि नॉर्म ऑफ gn बाउंडेड हो जाएगा, जो कि xn के इक्वल है, तो xn का नॉर्म बाउंडेड हो जाएगा, ऐसा प्रूफ है ये। और why this thing is less than f, less than this is bounded because gn of f is defined as f of xn, f of xn, और f of xn क्योंकि वीकली कन्वर्ज है तो f of xn सीक्वेंस f of x को कन्वर्ज करती है, ये गिवन है, और कन्वर्ज करती है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड भी है, तो इसलिए उसकी मोड वैल्यू लेस देन cf है। ठीक है, f of xn, तो ये सब चीजें मिला दी, मिक्स कर दी। तो चलो अब ये चौथी यूनिट का
इसमें, और ये क्लोज ग्राफ थ्योरम, ओपन मैपिंग थ्योरम और बाउंडेड प्रिंसिपल ये सब कर लिया। अब कल एक रह गया अपना, ये कॉम्पैक्ट ऑपरेटर पढ़ेंगे कल, कॉम्पैक्ट ऑपरेटर। और एक ये रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम कह रहे थे आप लोग कि सीएबी की रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम आ जाती है, तो इसमें जो जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो ये डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। भाई आज का टाइम पूरा हो गया, कल थोड़ा जल्दी कर लेंगे, संडे है 4 बजे ही कर लें क्लास। कल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जितना ओके समझ सर। में आ रहा होगा वो 4 बजे भी ठीक है। ठीक है, तो 4 बजे क्लास करेंगे, 5 बजे तक शायद कंप्लीट ही कर देंगे, फिर 5 बजे छुट्टी कर देंगे। 5 से 6 और 6 से 7 क्लास फिर नहीं होगी, मैडम कल क्लास नहीं लेंगे कल भी। और फिर मैं 4 बजे ही खत्म कर दूंगा, 4 से 5 पे ही, तो फिर वो वाला टाइम भी फ्री हो जाएगा आपका। तो कल 4 ओके बजे सर। मिलेंगे भी, ग्रुप में मैसेज डाल भी देना। ओके अटेंडेंस 4 बजे ले लेंगे अटेंडेंस, तुमने चैट बॉक्स में डाल दी ना यहाँ पे। यस सर। हाँ तो ठीक है, अटेंडेंस में कर लेता हूँ। लिंक 6 बजे वाला, फंक्शनल का लिंक 6 बजे वाला लिंक है। जो अभी तक आज जो ज्वाइन कर रहे थे वही कल 4 बजे ज्वाइन कर लेना। ओके सर। ठीक है भाई, और ग्रुप में भी डाल देना ये मैसेज। ओके सर। आधे चले गए होंगे, कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा, लॉगिन करके छोड़ दिया, जो भी है। ओके सर। ओके सर। लेफ्ट कर दे सर। हाँ लेफ्ट कर सकते हो भाई। ओके सर। सर असाइनमेंट डाल दिया आपने? असाइनमेंट मैंने ग्रुप में डाले तो थे, ग्रुप में डालना तो था भाई असाइनमेंट। नहीं, क्लासरूम ऐप पे तो नहीं आए ना अभी। ग्रुप में तो खैर ऑनलाइन वालों के है या ऑफलाइन वालों के सर, ग्रुप में जो है। समझा नहीं क्या कह रहे हो। मैं ये कह रही हूँ कि ग्रुप में जो डाले हुए हैं ऑनलाइन वालों के है या ऑफलाइन वालों के? हम तो सबका वही ऑफलाइन। है, सबका वही है। सबका सेम ही है, ठीक है सर। हाँ सर और असाइनमेंट की सबमिशन डेट 5 और 6 तारीख की है या अभी नहीं बताई गई है? वो टीचर आपको ईमेल आएगी असाइनमेंट की, क्लासरूम पे ही सर? क्लासरूम का लिंक आ जाएगा। हाँ उसमें क्लासरूम पे हो ना तुम लोग, तो वहीं पे अपलोड करने होंगे या फिर हार्ड कॉपी में देने हैं नहीं तो। सर, वो तो हमारी हार्ड डीडी वालों की तो हार्ड कॉपी जाती है, ऑनलाइन वाले अपलोड होते हैं। पर उसके हाँ ऊपर डेट ना 5 और 6 जनवरी लिखी हुई है, तो वही कंफर्म कर रही थी कि अभी क्लासेस तो 10th तक है, तो उससे पहले ही असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं क्या? नहीं पहले तो क्या ही करेंगे, जब क्लास तो पूरी होएंगी पहले। पर जो भी है इसकी लास्ट डेट क्या है ये आप डॉक्टर जगबीर से पूछो, डॉक्टर जगबीर हैंडल करते हैं सारे डीडी का। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।